प्यारे बच्चों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको पूरा गणित रिवाइज करवाएंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ पूरे गणित में चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर की पूरी रिवीजन करवाएंगे। प्रश्न कैसे आते हैं, किस प्रकार से उसमें क्या होता है, पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ है, तो प्रश्न के इर्द गिर्द हम आपको पूरा चैप्टर समझाते हुए चलेंगे, मतलब पूरा गणित आपको रिवाइज करवाएंगे। तो वीडियो में आपको लगातार बने रहना है। आपको एक छोटा सा वीडियो पूरा देख लेना है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो ये भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में क्या संबंध होता है? ये संबंध होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है। जैसे मान लो हमने भाग यहाँ पर करी, 2 से भाग हम करते हैं 7 के लिए, तो चलिए भाग देते हैं, 2 तियाँ 6, शेषफल कितना बचा 1। अब यहाँ पर जो भाग देते हो आप, तो ये जो बीच में जो संख्या लिखी होती है, बीच में जो 7 लिखे हैं क्या होते हैं? भाज्य होते हैं। यहाँ पर जो आता है वो क्या आता है? ये भागफल आता है। जिससे भाग देते हो वो क्या होता है? भाजक होता है। जो यहाँ नीचे बचता है वो क्या होता है? वो शेषफल होता है, शेषफल। अब जरा यहाँ पर आप चेक कीजिए, हमने बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब आज जरा आप इसमें मान रख के देखिए, भाज्य कितना है? 7 है। तो 7 बराबर भाजक कितना हमने बताया था? भाजक यहाँ पर 2 है, गुणा का चिन्ह, भागफल कितना है? भागफल यहाँ 3 है, प्लस शेषफल कितना है? शेषफल 1 है। तो यहाँ पर देखिए 7 बराबर 2 तियाँ 6 1 7। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो सी वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है बहुपद में? चाहे बहुपद हो चाहे द्विघात समीकरण हो, वो सूत्र एक ही होता है। क्या होता है सूत्र? माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर जो योगफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिला, तो माइनस इसमें एक्स का गुणांक कितना है? -5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3। तो -5 बटे 3 यही आंसर है। ये बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आगे आ जाइए। द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यक होंगे। अब आपको इसके गुणनखंड करने, इसके आपको शून्यक निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर 6x², इसको जरा शुद्ध करके लिख लीजिए, 7x पहले लिखो, -7x -3। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए गुणा में कितने आने चाहिए? गुणा में आने चाहिए 6 तियाँ 18। अब वो भी काय के? माइनस के। अब चिन्ह माइनस का आया है तो घटाने पे 7 आने चाहिए। अगर यहाँ प्लस के आते तो जोड़ने पे 7 आने चाहिए थे। तो बराबर आगे देखिए, अब 6x² ऐसे क्या क्या है? ऐसे है 9 दूनी 18, माइनस का चिन्ह लगाओ, 9 - 2, साथ में x लिख लो -3। यहाँ देखिए 6x² जब माइनस यहाँ से ब्रैकेट खोलोगे तो -9x प्लस के 2x -3। अब यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ बच्चों कॉमन है 3x। 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3 दूनी 6, मतलब 2 और x बचा, -3 तियाँ 9। यहाँ पर बचा है 3 तियाँ 9, तो 2x -3 यहाँ से बचेगा। अब आपको देखने में लग रहा होगा आगे तो ऐसे सेम टू सेम लिखा है, तो आप क्या करोगे? प्लस का 1 कॉमन ले लो। जब प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो 2x -3। अब यहाँ आगे देखिए क्या मिला? 2x -3 मिलेगा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में मिलेगा 3x + 1। अब यहाँ जरा समझिए, यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा आपको? यहाँ से x बराबर मिलेगा 3/2। अब यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा? यहाँ से मिलेगा -1/3। तो आप देखिए यहाँ कौन सा विकल्प सही है? 3/2 -1/3। यहाँ पर विकल्प जो है वो बी वाला सही है। तो आपको बी वाला विकल्प इस तरीके से लगा देना है और इस तरीके से आप गुणनखंड कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद आपको बताना है, जिसके शून्यक यहाँ पर दिए हुए होते हैं। तो जब शून्यक दिए हुए होते हैं तो क्या किया जाता है? तो यहाँ पर बहुपद के लिए एक सूत्र होता है। आपको बहुपद के लिए क्या सूत्र होता है? x² माइनस मूलों का योगफल साथ में x प्लस मूलों का गुणनफल। ये सूत्र में आप लगा दोगे। अगर आपको शून्य पता है तो आप इस तरीके से आंसर ले सकते हो। x² माइनस मूलों का योगफल कितना है? 4 में से 3 का कितने बचेंगे? 1 बचेगा, तो वही 1 और साथ में क्या है? x, तो केवल x प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कितना है बच्चों? 4 तियाँ 12, तो काय के 12 प्लस माइनस 4 तियाँ 12 प्लस माइनस काय के
माइनस के 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 कहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 लेकिन प्लस के 12 है, तो ये गलत है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 यहाँ पर सुधार लीजिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर है आपका ए सही है। तो इस तरीके से आप अगर आपको शून्य पता है तो बहुपद निकाल सकते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न देखिए, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान होगा। अब तो बहुत सिंपल है, केवल x बराबर 1 है तो x बराबर 1 इस समीकरण में रख दो, y का मान आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं सभी x बराबर 1 इस समीकरण में, तो 1 रख देते हैं। 2x की जगह पर 1 प्लस 3y बराबर 11, तो 2 1 2 और प्लस 3y बराबर 11। जब आप लोग 2 को इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, 3y बराबर 11 और माइनस के 2, तो 3y बराबर कितने बचे, 9 बचे। तो y बराबर 9/3, 3 1 3, 3 3 9, तो कितना मिलेगा आपको, y बराबर 3 मिलेगा। तो y बराबर 3 कौन सा ऑप्शन सही है, इसका भी बी वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या है। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। मान लो संख्या x है, x का तिहाई भाग मतलब 1/3 किसके बराबर है, 21 के बराबर है, तो बराबर 21 रख दो। अब क्या करो, इसको हल कर लो, बस आंसर आ जाएगा x एकन x बराबर 21, 3 इधर ले आओ, गुणा में पहुँच जाएंगे, तो 21 तियाँ 63। कौन सा आंसर आया, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि 3x प्लस 5y 3x माइनस 5y बराबर 7/3 है तो x अनुपात y का मान ज्ञात करो। यहाँ पर आपको x अनुपात y का मान ज्ञात करना है कि x y में अनुपात कितना है। तो आप जरा समझिए ध्यान से, इसको जरा हल करके देखते हैं। 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3, तो कैंची गुणा करा देंगे, इसकी गुणा इधर करा दो, इसकी गुणा इधर करा दो, कैंची गुणा करा के देखते हैं कैसे गुणा कराओगे। 3 3 9, 9x प्लस 3 पंचे 15y बराबर 7 तियाँ 21 x माइनस 7 पंचे 35y। इस तरीके से आप इनको एक तरफ ले आइए। 9x माइनस 21x बराबर माइनस 35y और 15y को उधर ले जाओगे तो हो जाएंगे माइनस 15y। अब 21 और 9 कितने होगा, 30x नहीं सॉरी यहाँ पर घटेंगे, तो 21 में से 9 घटाने हैं आपको क्योंकि माइनस के 21 ज़्यादा हैं। तो जब यहाँ पर घटाओगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचे 12x, वो भी माइनस के बचेंगे, माइनस के 12x बराबर 35 40 50 50y। तो अब जरा यहाँ पर देखिए ये भी माइनस के हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, उसके बाद आगे आ जाइए। अब यहाँ पर अनुपात पूछ रहा है, तो अब देखिए x/y बराबर सामने 50 लिखे थे, बटे में 12 उधर ले जाओ तो 12। अब काट देंगे यहाँ पर, किससे कटेगा ये, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 25 में 50, तो कितना आया 25/6, मतलब x अनुपात y यहाँ पर आएगा 25/6। तो कौन सा विकल्प सही है, इसका हमारा विकल्प जो सही है वो ए वाला सही है, पहला ही विकल्प इसका हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। तो वेरी सिंपल, x प्लस वाई बराबर 10, नेक्स्ट समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। क्या करोगे, यहाँ विलोपन विधि लगा दो क्योंकि यहाँ पर चिन्ह जो है विपरीत मिल रहे हैं, गुणांक भी बराबर है, तो 22 काट दो, x 2x हो गए बराबर 10 और 4 14, तो x बराबर 14/2 कितने आएंगे, x बराबर मिला 7। अब x बराबर आपको जो 7 मिला है उसका मान लगा दो किसी एक समीकरण में, चाहे इसमें 1 नंबर में लगा दो चाहे 2 नंबर में लगा दो। अब x बराबर जो आपका 7 आया है इसका मान 1 या 2 नंबर में लगा देंगे। चलिए 1 नंबर में लगा दो, x का मान था 7 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 7, y बराबर आपको मिलेगा 3। तो यहाँ पर x बराबर 7 y बराबर 3 है कहीं, x बराबर 7 है और y बराबर 3, ये ऑप्शन आपका बी वाला सही है। तो इस तरीके से इनके हल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यह सवाल यह है 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10। तो क्या करते हैं, पहले तो कैंची गुणा कर लेंगे, x² प्लस 6 की 1 से गुणा कराओगे तो वही आएगा x² प्लस 6 बराबर 10 एकन 10। तो यहाँ पर देखिए x² बराबर 10 और जब 6 को उधर भेज दोगे तो माइनस के 6, x² बराबर कितने बचे 4, x बराबर प्लस माइनस √4, तो यहाँ पर x बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2। तो कौन सा विकल्प आपका मिला, यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी वाला सही है। इस तरीके से ऐसे सवालों को हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल है। अब आपको ये समीकरण जो है हल करनी है। क्या समीकरण है? 3/x माइनस 2x बराबर 2/x। पहले तो इसका इधर से एलसीएम ले लीजिए। चलिए एलसीएम लेते हैं। तो 3 माइनस 2x स्क्वायर बटे x बराबर 2/x। अब x से x आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जब दोनों तरफ हर बराबर होते हैं तो कैंसिल कर देते हैं। आगे देखिए अब यहाँ पर 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2, तो माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2 3 को उधर भेज दोगे माइनस के 3, तो माइनस 2x स्क्वायर बराबर माइनस का 1 मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, x स्क्वायर बराबर मिलेगा 1/2। तो वहाँ पर आपको x का मान निकालना है। x बराबर हो जाएगा √1/2। वो भी काय में प्लस माइनस, क्योंकि द्विघात है यहाँ पर, तो दो मूल मिलेंगे, एक प्लस का एक माइनस का। तो बस कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प हमारा ए वाला सही है। इस तरीके से ऐसे सवालों को करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण, इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं, मतलब गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करके बताने हैं कि मूल कैसे होंगे। दूसरी विधि क्या है? यहाँ पर विकल्प देख लिए, कहीं से वास्तविक असमान है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक बराबर है। तो यहाँ पर विविक्त कर निकाल के इनकी प्रकृति मतलब पूछ रहा है, प्रकृति विविक्त कर से निकाल लेंगे। अगर मूल पूछ रहा होता तो हम उनको हल कर लेते। तो यहाँ पर जरा विविक्त कर चेक कीजिए। डी बराबर सूत्र क्या होता है विविक्त कर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर देखिए बी का मान यहाँ पर 12 है, तो माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 4 और सी की जगह पर 9। यहाँ पर देखिए 12 बार में 144 माइनस 4 चौको 16, 4 चौको 16 नेमा 144। तो कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। जिस समय विविक्त कर आपका 0 होता है, विविक्त कर यहाँ पर जो आया है वो 0 है, तो समीकरण के मूल कैसे होंगे? समीकरण के यहाँ पर मूल वास्तविक और बराबर होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक व समान, समान का हो या फिर बराबर का हो, एक ही बात है, चाहे वास्तविक का हो चाहे समान का हो। अब जरा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आपको विविक्त कर निकाला आपने, विविक्त करके आया एक धनात्मक संख्या आ गई, कोई भी धनात्मक संख्या आ सकती है। जिस समय धनात्मक संख्या आती है तो उस समय मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं व असमान होते हैं। वास्तविक तो होंगे ही होंगे, साथ में असमान भी होंगे। विविक्त कर आपने निकाला 0 आ गया, तो वास्तविक और बराबर होंगे। कैसे मिलेंगे? वास्तविक और बराबर। अगर विविक्त कर आपने निकाला, अब वो संख्या ऋणात्मक आ गई, तो ऐसी अवस्था में मूल जो है वो अधिकल्पित कह सकते हो। अधिकल्पित, अधिकल्पित या काल्पनिक कह सकते हो। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी नंबर कुछ ना कुछ आएगा, तो वो अधिकल्पित मूल कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये मूलों से संबंधित हमने आपको सब कुछ समझा दिया। अगर कोई ऑप्शन आता है तो आप इस तरीके से विविक्त कर में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात करो। अब कह रहा है मूल समान है तो के का मान ज्ञात करो। जब मूल समान है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर विविक्त कर जो है वो कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डी बराबर, तो डी बराबर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मान लगाओ, बी का मान कितना है? -6, -6 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 3 और सी का मान है के। ये बराबर किसके आना चाहिए? 0 के। तो 6 छंग 36 माइनस 4 12, 12 के। तो यहाँ पर अब बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए -12 के बराबर 36, तो के बराबर -36 और बटे में कितने थे? 12। ये 12 माइनस वाला ऊपर में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 12 एकन 12, 12 तियाँ 36। तो के का मान कितना आया? के का मान आया है बच्चों यहाँ पर 3 आएगा। के का मान 3 कैसे आया आप जरा समझ सकते हैं, क्योंकि जब 36 उधर ले गए थे तो काय के थे? माइनस के थे। 12 भी काय के थे? माइनस के थे। तो माइनस माइनस पहले कट गया था, तो के का मान काय का आएगा? के का मान जो है वो प्लस का 3 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ए वाला सही है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी -6, 4 -2 का 7वां पद होगा। यहाँ पर आपको ए पी दी हुई है, इसका 7वां पद पूछ रहा है। तो यहाँ प्रथम पद ए बराबर कितना है? प्रथम पद आप देखिए ए बराबर जो है वो -6 है। उसके अलावा सार्वांतर भी चेक कीजिए। सार्वांतर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 कितना है? A2 है 4 माइनस A1 कितना है? A1 है माइनस का 6। तो 4 माइनस माइनस प्लस का 6, कितना सार्वांतर है? डी बराबर 10। तो डी बराबर जो अंतर है वो सार्वांतर वो 10 का है। अब कौन सा पद पूछ रहा है? पद यहाँ पर पूछ रहा है 7वां। तो 7वां पद क्या होता है? 7वां पद
सातवां पद बच्चों होता है A7 बराबर A प्लस 6D। तो A7 बराबर मतलब सातवां पद बराबर A का मान कितना है -6 प्लस 6 और D का मान कितना है 10। यहाँ पर 10 लगा दीजिए। तो A7 सातवां पद जो आएगा -6 प्लस 6 7 60। तो जब यहाँ पर घटा दोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर सातवां पद जो मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको 54। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया है 54। लेकिन यहाँ पर क्या है, विकल्प में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर सवाल में दिक्कत है, क्योंकि ये पहली बात तो AP नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने का अंतर, यहाँ पर 10 का अंतर है। अब की बार में अंतर कितना है, अगर यहाँ से सर्वांतर आप निकालोगे तो A2 - A1 जरा चेक कीजिए। यहाँ से D बराबर निकालोगे तो -2 और -4, सर्वांतर यहाँ पर कितना मिलेगा -6। तो पहली बात तो AP नहीं है, क्योंकि ये सवाल गलत छपा हुआ है, तो AP नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सवाल इस तरीके का है तो आप इस तरीके से हल करोगे, आप इस तरीके से निकाल लेना। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर AP 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान 81 है। यहाँ पर समांतर श्रेणी दे रखी है, आपको उस पद का मान बताना है, कौन सा पद 81 है, कितने नंबर वाला -81 पद है, आपको ये बताना है। तो जरा यहाँ पर चेक कीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद A बराबर 21। उसके अलावा सार्वांतर चेक कीजिए, सार्वांतर ये होता है क्या, D बराबर A2 - A1। तो D बराबर A2 यहाँ पर कितना है 18 -A1 कितना है 21। तो D बराबर यहाँ सार्वांतर कितना मिलेगा, सार्वांतर मिलेगा आपको -3। D बराबर आपको -3 मिल गया है। अब आप देखिए, माना यनमा पद -81 है, कौन सा पद, माना यनमा पद, यनमा पद आप मान लेंगे बराबर कौन सा होगा, -81 होगा। तो यनमा पद आप सूत्र लगाइए, क्या होता है A प्लस n -1 इंटू D बराबर -81। तो A का आप मान लगा दो यहाँ पर। A का मान कितना है, A का मान है बच्चों 21 प्लस n -1, D का मान कितना है -3 बराबर -81। तो 21 आप उधर ले जाओ, 21 उधर ले जाओगे तो n -1 यहाँ से मिलेगा -3 बराबर -81। 21 उधर ले गए तो -21। तो n -1 और इधर -3, इनको जरा जोड़ लो, 1 और 1 2, 8 और 2 10, कितना मिला 102 मिला। वो भी काय का मिलेगा आपको, माइनस का मिलेगा। अब आप इधर गुणा करा लीजिए इनकी 3 की, तो माइनस के 3n और माइनस माइनस प्लस के 3 एकन 3 बराबर माइनस का 102। तो -3n बराबर माइनस का 102। अब जब आप 3 उधर भेजोगे तो काय हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -3। तो कितने हो गए, अब ये इधर हो गए 102, माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 105। तो -3n बराबर -105, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो n बराबर आपको मिलेगा 105 और बटे में 3, काट दो यहाँ पर, 3 3 9 और 3 पंचे 15। तो n बराबर आपको कितना मिला, n बराबर 35 मिला। अर्थात 35वां पद जो है वो कितना होगा, माइनस का 81 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है, इसके जरा विकल्प देखिए। ऑप्शन यहाँ पर जो सही है 35वां, सी वाला सही है, इसका विकल्प सी वाला सही है। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डाट 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 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात करना है। आपको अंत से 10वां पद ज्ञात करना है, शुरुआत से नहीं, अंत से। तो इसके लिए क्या है, जानकारी आप जो यहाँ मौजूद है उसको पहले लिख लो। प्रथम पद की आवश्यकता तो फिलहाल नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख लो। प्रथम पद A बराबर कितना 4, सार्वांतर की आवश्यकता पड़ती है, तो सार्वांतर D बराबर, यहाँ पर देखिए सूत्र क्या होता है, A2 - A1। तो D बराबर A2 कितना है 9 -4। तो D बराबर यहाँ सार्वांतर कितना मिला, 5 मिला। अंत से 10वां, तो n बराबर 10। जब 10वें पद की बात कर रहा है तो n बराबर कितना 10 है। तो अंतिम पद भी लिख लो, अंतिम पद L बराबर कितना है 254। अब आप इस तरीके से निकाल लेंगे, क्या, अंतिम अंत से nवां पद का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है L - n - 1 इंटू D, ये सूत्र होता है। तो L कितना है, अंतिम पद कितना है 254 है, माइनस n - 1, n कितना है 10, ये 10 लिखे हैं, -1 इंटू D कितना है 5 है। तो 254 माइनस 10 में से 1 गया 9 और यहाँ कितने 5 गुणा में 5 है। तो 254 -9 पंचे 45। अब आप जरा घटा लो उनको, 14 में से 5 के 9, यहाँ पर 4 बचे, 4 में से 1 0 और यहाँ कितने बचे 2। तो कौन सा मिला, अंत से 10वां पद,
अंत से 10वां पद आपको मिला है 209। 209 मिला है तो विकल्प यहाँ जरा चेक कीजिए कौन सा है। 209 मतलब ऑप्शन सी वाला हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। यहाँ पर ये बिंदु दे रखा है, तो पहली बात तो यह है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपको सूत्र पता होना चाहिए, आप आराम से ऐसे सवाल लगा सकते हो। तो दो बिंदु, अगर एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, इनके निर्देशांक अगर आपको दे दिए जाए x1, y1, अगला दे दिया जाए x2, y2, फिर पूछा जाए इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा बच्चों? ये सूत्र होता है अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर आप इस तरीके से ना लगा तो ऐसे लगा लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये दूरी के सूत्र होते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मूल बिंदु की। अब आपको एक बिंदु तो पता है, एक बिंदु यहाँ पर आपको पता है, वो बिंदु क्या है? वो है -3, -4, -3, -4। तो x1 कितना है बच्चों? -3 है। और y1 यहाँ से कितना है? y1 है -4। लेकिन बात मूल बिंदु की है, तो एक दूसरा बिंदु जो है वो मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? वो होते हैं 0, 0। मतलब x2 यहाँ पर है 0 और y2 भी यहाँ पर कितना है? 0 है। अब आप यहाँ पर बीच की दूरी निकाल सकते हो। क्या सूत्र है? इसमें मान लगा दो, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, आंसर आ जाएगा। x1 का मान कितना? -3 -0 का होल स्क्वायर, y1 का मान कितना है? -4, तो -4 माइनस y2 कितना है? 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से अंडर रूट में अब आप देख सकते हैं 3 में से 0 घटाओगे तो वो तो 3 ही रहता है, ऐसे 4 में से 0 घटाओगे तो 4 ही रहेगा। तो 3 का वर्ग कितना होगा? 3 3 9, और 4 का वर्ग कितना होगा? 4 चौको 16। ध्यान देना यहाँ पर संख्या वर्ग है, तो यहाँ पर प्लस माइनस के आएंगे, लेकिन हमेशा जो उत्तर आएगा वो प्लस का ही आएगा। तो यहाँ पर 16 9 कितने हो गए? 25, 25 का वर्गमूल 5। कौन सा विकल्प मिला आपको? सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बिंदुओं 5, 0 -12, 0 के बीच की दूरी क्या होगी? अब इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है, तो सूत्र वही होता है बीच की दूरी का। क्या सूत्र होता है दूरी का? एक बार और लिख लो। ये होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो आप एक को मान लो x1, y1, एक को मान लो x2, y2। तो x1 कितना है यहाँ पर? 5, x2 कितना है? माइनस का 12 है, माइनस चिन्ह सूत्र वाला भी है, तो माइनस माइनस प्लस के 12 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है यहाँ पर? वो 0 है, माइनस y2 कितना है? वो यहाँ पर भी 0 है, अंडर रूट लगा दो। अब आप देखिए 12 5 17, 17 का स्क्वायर, यहाँ पर 0 - 0 मतलब 0 का स्क्वायर। 17 का कितना होता है? 17 का वर्ग देखिए आप, 17 का वर्ग होता है 289। अब 17 का वर्ग है तो 289, इसका वर्गमूल निकालो, फिर वो 17 ही आ जाएगा। क्योंकि या तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो कि 17 का वर्ग है, यहाँ पर 17 × 17 दो बार लिख सकते हो, बाहर निकालोगे संख्या 17 ही आपको मिलेगी। ऑप्शन आपका डी सही है। तो इस तरीके से दूरी वाले आप सभी सवाल लगा लाना। नेक्स्ट प्रश्न ये है, बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, तो बीच की दूरी आपको निकाल लेनी है। जो भी उत्तर आएगा उसका इकाई या मात्रक में लिख देना। यहाँ पर मात्रक का इकाई लिखा हुआ है, ये अपने आप सेल्फ करना है, खुद लगा लेना सेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिंदुओं x, y -x, y के बीच की दूरी क्या होगी? ये हम आपको लगवा रहे हैं। ये सवाल देखिए, इसमें अंक नहीं है। बिंदु एक तो x है, x, y है, अगला -x, -y है। तो जरा देखिए बीच की दूरी का सूत्र क्या है? x1 - x2 का, ये इसको x1 मान लो, y1, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। तो x माइनस, और माइनस सूत्र वाला यहाँ पर माइनस और भी है, तो x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y माइनस सूत्र में है, माइनस का और y भी है, तो माइनस माइनस प्लस का y, इसका भी होल स्क्वायर। आप देखिए x है x 2x का स्क्वायर, y और y 2y का होल स्क्वायर, तो कितना मिलेगा? 2 दूनी 4 x स्क्वायर, 2 दूनी 4 y स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ पर आप 4 कॉमन ले सकते हो, 4 हमने कॉमन ले लिए, तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वर्गमूल में। और वो भी आप देखिए, आप 4 का वर्गमूल कितना? 2, 2 हमने वर्गमूल ले लिया, अंडर रूट में मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मिला? ऑप्शन आपको मिला सी। इस तरीके से आप हल कीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
अब आ जाइए बच्चों अगले प्रश्न पे, त्रिभुज वाले भाग में, जो त्रिभुज वाला चैप्टर है उस चैप्टर में आ जाइए। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं भी बराबर हों। दो त्रिभुज समरूप जब होते हैं उनके संगत कोण बराबर हों या फिर उनकी संगत भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही हैं, दो ऑप्शन सही हो नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर बना है विकल्प ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों विकल्प आपको लगाना है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होने पर ही कोई त्रिभुज समरूप होता है, अन्यथा समरूप नहीं होगा। फिर समरूपता की कुछ कसौटियां हैं, वो भी इसी में देखेंगे आगे। यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटे डी बी सी बटे एफ डी हो तो वे त्रिभुज होंगे। कैसे होंगे? तो वो त्रिभुज समरूप होंगे यदि, ये कह रहा है कि दो त्रिभुज ऐसे तरीके दिए गए हैं, संबंध दिया गया है अनुपात का, और दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। कब समरूप होंगे बताना आपको, क्यों समरूप होंगे। एक तो त्रिभुज ए बी सी बना लो, ए बी सी बना लिया। अगला त्रिभुज बना लो डी ई एफ, डी ई एफ, दूसरा त्रिभुज बना लिया। अब क्या कह रहा है? ए बी बटे डी, ए बी, ये ए बी और बटे डी, और उसके अलावा बी सी बटे एफ डी। बी सी किधर गया? बी सी, ये बी सी है, अब बटे एफ डी, बी सी बटे एफ डी, ये यहाँ वाली भुजा ली गई है तो आपको बताना है। फिर उसके अलावा फिर दिया गया कोण कौन से बराबर होंगे। अब आप देखिए, दो जो यहाँ पर जो अनुपातिक दो भुजाएं दी गई हैं उन्हीं का संगत कोण भी समान होना चाहिए। त्रिभुज समरूप होने के लिए भुजाएं जो हैं समान अनुपात में हों और संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो संगत कोण यहाँ कौन सा मिलेगा? ये भुजा ली थी, एक ये भुजा ली थी, तो कोण आपको ये मिला। ये भुजा ली थी और ये भुजा ली थी, तो कोण आपको कौन सा मिलेगा? यहाँ पर का मिलेगा। तो कोण बी कोण डी के बराबर आ गया, क्योंकि ये भुजा पे हमने लिए नहीं, यहाँ ऐसी छोड़ दी थी, यहाँ ये छोड़ दी थी, तो मतलब ही नहीं है। तो संगत भुजाओं से संगत कोण कौन कौन से मिले? कोण बी बराबर कौन सा मिला? कोण डी। कोण बी बराबर कोण डी, इसका मतलब ऑप्शन जो डी वाला है वो सही है। इस तरीके से आपको चेक करना, लगाना कोई कठिन नहीं है। आप बस पूरे वीडियो में बने रहो, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हम आपको पूरे गणित की रिवीजन करवाएंगे, प्रत्येक प्रश्नावली की। बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी होगी। अब बिंदु 5,9 है, इसकी बाई अक्ष से आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो बाई अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? ये देखो यहाँ पर इस तरीके से निकालते हैं। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है बाई अक्ष, बाई अक्ष। और जो बिंदु 5,9 आप बनाओगे तो 5 कहाँ? एक्स अक्ष पे 5, बाई अक्ष पे 9। एक्स अक्ष पे 5 कहाँ गया? 1 2 3 4 5 यहाँ पर आया। बाई अक्ष पे कितना? 9। तो बाई अक्ष पे 9 जाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ कहीं बाई अक्ष पे यहाँ कहीं ऊपर जाना पड़ेगा 9 के लिए। तो यहाँ पर मान लो बाई अक्ष पे 9 है, यहाँ एक्स अक्ष पे कितना है? ये 5 है। तो आप इस तरीके से जरा समझ लीजिए। अब कह रहा है बाई अक्ष से दूरी होगी। अच्छा, इस बिंदु को अगर देखा जाए तो बिंदु कहाँ मिलेगा? इधर से आओ, इधर से आओ, बिंदु आपको यहाँ कहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आप समझिए इस बिंदु की बाई अक्ष से दूरी कितनी है? तो बाई अक्ष से दूरी के लिए देखो, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जो लाइन थी, यही दूरी आगे चलती चली जाएगी। यही दूरी बिंदु आपको यहाँ पर मिलेगा। ये एक 5 इकाई एक्स बाई अक्ष से दूरी थी, तो ये भी कितनी होगी? 5 इकाई। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? 5 मात्रक। इस तरीके से आप ऐसे सवालों को लगाना। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बिंदु -3,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। इसकी मूल बिंदु से दूरी आपको निकाल लेनी है। -3,4, -3,4, और मूल बिंदु के अंदर दशांक क्या होते हैं? 0,0। देखिए इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2, इसको y2। दूरी वाला भाई सूत्र लगा दो। क्या सूत्र होता है? -3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y2 कितना? वो भी 0 है। तो 3 3 9 और प्लस 4 4 16, कितना हो गया? 25 हो गया। अंडर रूट में कितना मिला? 5। तो 5 इकाई, मतलब ऑप्शन आपका जो है वो डी वाला सही है। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले थोड़ा समझा दें, आप जो थोड़ा समझिए। देखिए साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा इसके लिए होता है लाल बटे कक्का, के। उसके अलावा होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। इसके लिए होता है कक्का बटे लाल, यल ए यल। इसका मतलब क्या है? tan थीटा यहाँ पर दिया हुआ 3/4, तो tan थीटा
बराबर कितना दिया है 3/4। अब आप देखिए टेन कहाँ मिल रहा है, टेन मिल रहा है इस ऊपर वाले में। टेन दिया है 1 2 3 नंबर पे 3 नंबर पे टेन दिया है। इधर 3 नंबर पे क्या है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो तीसरी लाइन में है L/A। तो क्या है L/A। L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है लंब। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है आधार। अब आप कुछ नहीं करना आपको, लंब व आधार आपको पता है, लंब इसका 3 है व आधार इसका 4 है। लंब 3 और आधार 4। बस थोड़ा छोटा सा त्रिभुज बना लो। त्रिभुज हमने यहाँ पर बना लिया, समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है वो केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है, अन्यथा अन्य कोई त्रिभुज पर नहीं। तो इसका यहाँ पे थीटा अगर मान ले तो थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होगी। थीटा के सदैव सामने वाली भुजा ही लंब होती है। सबसे 90 अंश के सामने वाली भुजा जो कर्ण होती है, जो कि सबसे लंबी भी है, बची हुई आधार होती है। अब आप सभी के मान निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कास थीटा। तो पहले जरा देख लो लंब कितना है, लंब है 3, आधार कितना है, आधार है 4, ये कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से देखिए 4 है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण निकालने हैं, लंब कितना है, लंब है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4। तो यहाँ पर आप देखिए 3 3 9 प्लस 4 4 16। आगे जरा आप समझिए आप। तो 16 9 कितने हो गए, 16 9 हो गए 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 25, स्क्वायर हटाओगे इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो कर्ण आपको कितना मिला 5, कर्ण आपको मिला है यहाँ से 5। अब आप कास के क्या, अब आप सबके निकाल सकते हो। चलिए कास थीटा बराबर देखिए, कास थीटा बराबर सूत्र यहाँ पर देखिए, कास आया ऊपर वाले में, कास बीच में है तो बीच में यहाँ का मिलेगा A/K। तो कास थीटा बराबर A/K, मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है कास थीटा बराबर, आधार यहाँ पर 4 है, कर्ण कितना है 5। आंसर। अगर साइन भी पूछता तो साइन थीटा बराबर होता क्या, साइन शुरुआत में है तो L/K मतलब लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ से कितना है, लंब है 3, कर्ण कितना है 5। तो फिर ये आंसर हो जाता। अगर मान लो कोशिक भी पूछ रहा होता, कोशिक पूछ रहा होता या सेक पूछ रहा होता, चलिए कोशिक देखते हैं। कोशिक थीटा बराबर, कोशिक आता है शुरुआत में सेकंड वाले में K/L, कोशिक थीटा बराबर K/L। तो यहाँ K/L मतलब कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पर 5 है और लंब कितना है, लंब यहाँ पर 3 है, तो 5/3 आंसर। इस तरीके से आप ऐसे वाले सवाल जो हैं सभी हल कर लोगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि कास ए बराबर 5/13 तो tan ए का मान ज्ञात करो। बस सेम आपको यही करना है। कास ए बराबर 5/13 हमने आपको बताया था कि साइन कास tan बराबर लाल बटे कक्का, कोसेक सेक काट बराबर कक्का बटे लाल। यहाँ पर भी आपको वही करना है। कास ए बराबर, कास ए, कास ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण कितना है 5/13 है, इसका मतलब आधार 5 है और कर्ण कितना है 13 है। त्रिभुज यहाँ पर भी बना लो। जब आप त्रिभुज बना लोगे समकोण त्रिभुज, ये 90 अंश होगा। थीटा अगर यहाँ मानोगे, लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ पर ए सवाल में दिया गया है तो आप ए मान लो। ABC कुछ त्रिभुज जैसे मान लो, कोण ए की बात हो रही है तो कोण के सामने वाली भुजा में से क्या होगी, ये लंब होगी 90 के सामने वाली, कारण बची हुई आधार भुजा होती है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, इसका जो आधार है वो 5 है, आधार 5 है। उसके अलावा देखिए कर्ण कितना है 13 है। अब आपको लंब निकाल लेना है। तो लंब निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है तो कर्ण के वर्ग में से ही आधार निकाल घटा दो। तो 13 का 169 माइनस 5 25, ये बचते हैं 144। तो आपको क्या निकालना है, आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर स्क्वायर बराबर 144, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 144, 144 कितने मिले 12 मिले। तो यहाँ पर जो कर्ण भुजा आपको मिली थी, सॉरी कर्ण तो पहले दिया दे रखा है, यहाँ पर लंब निकालना था हमें। तो लंब निकालना था यहाँ पर, कर्ण नहीं लंब। तो यहाँ पर देखिए लंब स्क्वायर बराबर, ये भी यहाँ पर लंब निकलेगा, लंब बराबर 12 आ गया, ये 12 आ गया। यहाँ पर भी सबके मान निकाल लो। tan ए पूछ रहा था, tan ए बराबर, तो tan ए बराबर क्या होता है, आधार बटा नहीं लंब बटा आधार। tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर, लंब है 12 और आधार कितना है 5, तो 12/5 यही आंसर। तो थोड़ा हम स्पीड से चलते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि काट थीटा बराबर 8/15 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। सेम सवाल वैसे ही है। काट थीटा बराबर हम आपको बता दें क्या होता है। काट थीटा बराबर दिया है 8/15,
15। तो काट थीटा बराबर 8/15, लेकिन काट थीटा बराबर होता है A/L। ए का मतलब क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटे लंब, क्योंकि काट टेन का उल्टा है, लंब टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। आप यहाँ से त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज इस तरीके से बना लो इसे। तो आधार कितना यहाँ पर है? थीटा अगर यहाँ मान लिया जाए तो थीटा ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो काट थीटा बराबर जो है 8/15 है, आधार इसका 8 है, तो 8 लिख लो। लंब कितना है? लंब इसका 15 है, ये 15 लिख लिया। कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का होता है 225, 8 का होता है 64। जोड़ लो, 4 5 9 और 6 2 8 और 2 289। जब यहाँ से कर्ण निकालोगे तो स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पर एक वर्गमूल आएगा, कितना आएगा? 17। तो यहाँ पर हमको कर्ण मिल गया कितना? 17। कर्ण हमको 17 मिल गया। अब पूछ रहा है साइन थीटा का मान। ये हमको 17 मिल गया। अब साइन थीटा का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, याद निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखिए आप, साइन थीटा बराबर लंब यहाँ पर 15 था और कर्ण यहाँ पर कितना आएगा? 17। तो 15/17 यही आंसर। तो आपका विकल्प कौन सा मिलेगा? 15/17, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 3 काट ए बराबर 4, तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 3 काट ए बराबर कितना? 4 दिया है, तो सेक ए का मान आपको ज्ञात करना है। आपको इस तरीके से लिख लेना है, 3 काट ए बराबर 4, तो काट ए बराबर 4/3 मतलब 4/3। यहाँ पर भी आपको अभी जितने सवाल लगवाए हैं इसी प्रकार से आपको यहाँ पर निकाल लेना है। काटे बराबर सूत्र क्या होगा? काटे बराबर बच्चों होगा यहाँ पर आधार बटा लंब, काटे बराबर होगा आधार बटे लंब। तो आपको आधार कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, लंब कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो आपको ये सवाल अपने आप सेल्फ लगाना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2 tan 45 बटा 1 + tan स्क्वायर 45 का मान होगा। यहाँ पर ये सवाल आपको दिया गया है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो 2 tan 45 बटा 1 + tan स्क्वायर 45, आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो 2 tan 45 का आपको मान पता होना चाहिए। tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 बराबर होता है sin 45 और बटे cos 45। तो sin 45 का मान होता है 1/√2 बटा cos 45 का मान भी सेम यही होता है 1/√2। इस प्रकार से आपको इसका मान मिलता है 1। तो tan 45 का मान होता है 1 बटा 1 + tan स्क्वायर 45। तो tan 45 का मान 1 होगा, 1 का स्क्वायर कर दो, तो 2 1 2 बटा 1 और प्लस 1 का वर्ग, वो भी 1 ही रहेगा। तो 2/2, 1 से काट दो मतलब 1। विकल्प आपका सी वाला सही है। इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब, 4 tan थीटा बराबर 3, तो किसके बराबर है? आपको ये बात पता करनी है कि चीज़ किसके बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए आप, 4 tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से 3/4। tan थीटा बराबर 3/4। अब आपको ये बताना है कि इनमें से किसके बराबर होगा। आपको जरा ना यहाँ पर मान लगा के देख लेना है। तो मान लगा के देख लो आप, कैसे मान लगाओगे? tan थीटा, बस थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो जरा अब थोड़ा जल्दी में है क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, लेकिन आपको पूरा समझाना भी है। तो यहाँ पर आप थीटा मान लीजिए, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये भुजा हो जाएगी कर्ण। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है? 3 है, आधार कितना है? 4 है। तो जब 3 और 4 होता है तो कर्ण हमेशा कितना होता है? 5 होता है। कर्ण हो जाएगा 5। अब आप जरा समझ लीजिए, यहाँ पर ये tan 3 थीटा ये पूछ रहा है किसके किसके बराबर होगा। तो जरा यहाँ पर चेक कीजिए अब, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ से कितना है? लंब है 3, कर्ण है 5, तो 3/5। अब दूसरे का है इसमें कास थीटा भी है, तो कास थीटा का हिसाब किताब देखो। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से जरा चेक कीजिए, कास थीटा बराबर क्या मिलेगा? आधार कितना है यहाँ पर? आधार है 4 और कर्ण कितना है? 5, तो 4/5। तो कास साइन का मान पता है, कास का भी मान पता है। अब आपको केवल इसमें मान लगा देना है। कैसे मान लगाओगे? तो 4 साइन थीटा का मान आपको क्या लगाना है? 4 साइन थीटा का मान आपको लगा देना है 3/5।
5, 3/5 माइनस cos थीटा का मान क्या लगा देना है 4/5 बटा नीचे देखो 4 sin थीटा का मान आपको क्या लगा देना है 3/5 प्लस cos थीटा का मान क्या लगा देना है आपको, ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं था, ये ब्रैकेट यहाँ पर है इस तरीके से, बाकी ये पूरा ब्रैकेट भी है और ये ब्रैकेट जो है केवल 4 के साथ रहना चाहिए, वो अलग है, ये अलग है। तो 4 sin थीटा का मान कितना 3/5 प्लस उसके अलावा cos थीटा का मान कितना है 4/5। तो जरा आप देखिए, अब चाहती है 12/5 माइनस 4/5, नीचे देखिए चाहती हैं 12/5 और प्लस 4/5। तो आप जरा इनको आगे देखिए, अब हर तो बराबर है तो बटा में 5 लिख लो, 12 में से 4 के कितने बचे 8 बचे बटा 12 और 4 16 और बटे में 5, 5 से 5 कैंसिल, तो आपको यहाँ से मिला है 8/16, 8 एक 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 विकल्प आपका मिला है सी। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को लगा देना। अगला नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि tan 2a बराबर 1, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान आपको ज्ञात करना है। tan 2a बराबर 1 दिया है, 2a एक न्यून कोण है तो a का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए tan 2a बराबर 1, अब tan 2a में एक मान किसका होता है, tan 2a में बच्चों एक मान होता है tan 45 का, तो tan 2a बराबर tan 45, तो यहाँ पे देखिए tan से tan कैंसिल, तो 2a बराबर 45, a बराबर 45/2, तो यहाँ से जब काट दोगे तो कितना आएगा 22.5 आएगा, 22 सही 1/2 अंश। कौन सा विकल्प सही है, बी वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अब आप नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि sin 2a बराबर √3/2 तो a का मान ज्ञात करना है। sin 2a बराबर √3/2, अब देखो ये मान किसका होता है साइन में, ये मान होता है sin 60 अंश का, ये sin 60 का मान है, मतलब sin 2a बराबर sin 60 अंश, तो sin काट दो, 2a बराबर हो जाएगा 60 अंश, फिर a बराबर इधर लिखो, तो यहाँ पे देखिए अब a बराबर 60/2 कितना मिलेगा 30 अंश मिलेगा, a का मान जो हाथ मिला है वो 30 अंश मिला, विकल्प कौन सा सही है, सी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, √2 + tan 45 का मान ज्ञात करो, तो √2 + tan 45 का मान कितना होता है 1, तो वो तो सीधे मान है √2 + 1, या इसको इस तरीके ले सकते हो 1 + √2, क्योंकि प्लस में है किधर भी ले जाओ, ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट देखिए, कोसेक 60 अंश का मान है, अब कोसेक 60 अंश का मान आपको हो सकता है ना पता हो, उतनी दूर तक नहीं पहुंच पाए हो, तो कोसेक का तो नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ तो पता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो कोसेक 60 का मान आपको चाहिए, कोसेक 60 अंश का आपको मान चाहिए, नहीं पता है तो साइन 60 का तो पता होगा, 1/sin 60 का मान जो है वो लगा दो, 1/sin 60 का मान कितना होता है √3/2, अब मुख्य बटा ये है तो बटा के नीचे बटा संख्या पलट जाएगी, 2/√3, यही 2 बटा और √3, 2/√3 कौन सा विकल्प ए वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, sin स्क्वायर 60 अंश माइनस sin स्क्वायर 30 अंश का मान होगा, sin स्क्वायर 60 अंश का मान sin 60 का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो लगा दो, माइनस sin 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो यहाँ भी लगा दो। अब आप आगे देखिए, यहाँ पर अंडर रूट जिसका जब वर्ग करोगे तो अंडर रूट से स्क्वायर वाला कैंसिल, तो 3 मिलेगा, लेकिन 2 का 2 दूनी 4 माइनस 1 का 1, 2 दूनी 4, तो 3 में से 1 गया 2, अब बटा हर जब बराबर हैं तो 4 लिख लो, 2 1 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2, 1/2 कौन सा सही है, विकल्प इसका बी वाला सही है। सवाल यह है, यदि tan थीटा बराबर a/b, तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा, b sin थीटा प्लस a cos थीटा, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए tan थीटा बराबर यहाँ पर दिया है a/b, अब आपको tan थीटा बराबर पता होता है, क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर बच्चों ये होता है, हम पढ़ भी चुके हैं, आपको कई बार बता चुके हैं। एक छोटा सा त्रिभुज बना लीजिए अपने समझने के लिए, यहाँ पे थीटा मतलब 90 अंश, यहाँ पर आप थीटा मान लो, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, आधार भुजा, और 90 के सामने वाली कर्ण भुजा, यहाँ पर जो लंब है वो ए है, आधार है जो बी है, बचता क्या है कर्ण बचता है, तो यहाँ से जो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय बच्चों होती है कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। इस सवाल को जरा ध्यान से समझ लेना क्योंकि इसमें अंक नहीं है, आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर देखिए आप, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना, लंब स्क्वायर, लंब है ए स्क्वायर, आधार कितना है बी, तो बी स्क्वायर। हमको चाहिए केवल कर्ण, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या मिला है, अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो मान पूछ रहा है, मान कह रहा है बी साइन थीटा माइनस ए कास थीटा। यहाँ पर एक बार आप साइन थीटा का मान निकाल लो। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना है ए, कर्ण कितना है अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी हिसाब से आप कास थीटा का भी मान निकालो क्योंकि कास थीटा भी चाहिए होगा, दो जगह कास थीटा भी चाहिए। तो कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पर, आधार बच्चों है कितना है आधार, आधार है बी, और कर्ण कितना है भाई अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो है वो आधार है। तो अब आप यहाँ पर आ जाइए सवाल पे, जो सवाल आपका पूछ रहा था सवाल में वही देख लीजिए आप। अब देखिए सवाल यह है बी साइन थीटा, तो बी रहेगा ही, लेकिन साइन थीटा का हम मान लगा देना। साइन थीटा का मान क्या है, बी गुणा ए बटा अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने बी और साइन थीटा का मान लगा दिया। उसके अलावा क्या है, माइनस ए कास थीटा का मान भी चाहिए होगा। तो कास थीटा का मान क्या है, कास थीटा का मान है बी बटा अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइन बटा, अब ये वाला माइन बटा है, अब ये बी गुणा बी के साथ में क्या है साइन थीटा, साइन थीटा का मान आप मान लगा दो। तो ए बटा अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके अलावा प्लस फिर क्या है ए लिख दो गुणा कास थीटा, कास थीटा का मान क्या है बी बटा अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आप देख लीजिए। तो बराबर आपको क्या मिलेगा, ए बी बटा, अब यहाँ पर ए बी तो आपने लिख दिया ए बी, माइनस आगे भी क्या आएगा, माइनस आगे भी है ए बी। अब देखिए हर यहाँ पर बराबर है, तो जब हर बराबर है तो एक ही हर लिख लो। तो एक ही हर लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा, जब मैंने बटा यहाँ पर है बराबर, यहाँ पर बराबर था, यहाँ पर भी देखिए ए बी और प्लस यहाँ पर भी ए बी, हर यहाँ भी बराबर है तो एक ही हर लिख लो, अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हर एक जैसे हैं तो काट दो, जब एक जैसे हैं तो ये कट जाएंगे। अब देखिए ए बी माइनस ए बी में से ए बी घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, तो जीरो मिलेगा। अब यहाँ ए बी और ए बी कितने हो गए, दो ए बी हो गए। अब जरा आप चेक कीजिए, किसी भी जीरो के बटे में कोई भी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो कैसी भी हो, तो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। जीरो के बटे में कोई संख्या हो तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। अब देखते हैं विकल्प कौन सा है। विकल्प यहाँ पर बच्चों जो है वो बी वाला सही है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इस तरीके से आप ऐसे सवालों को लगाएंगे। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल, यदि 2 कास 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान होगा। ये यहाँ पर दिया गया है 2 कास 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का आपको मान बताना है, क्या मान होगा, या समझिए 2 कास 3 थीटा बराबर 1, तो कास 3 थीटा बराबर आप देख लीजिए, कास 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 मतलब 1/2। तो ये मान कास में किसका होता है, ये मान कास में होता है कास 60 अंश का। तो कास 3 थीटा बराबर हो जाएगा मान कास 60 अंश का, कास से कास काट दो, तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो अब यहाँ देखिए थीटा बराबर 60/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20। तो थीटा बराबर कितने अंश आ गया है, 20 अंश। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही आया, ऑप्शन जो है आपका बी वाला सही है। तो ऐसे सवाल इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। तो सेक थीटा बराबर 2, अब ये सेक थीटा बराबर 2, ये सेक में किसका मान होता है, सेक होता है कास का व्युत्क्रम। तो कास में 1/2 मान किसका होता है, कास 60 अंश का होता है। तो सेक 60 अंश का मान होगा, सेक 60 अंश का मान होगा 2। तो मतलब सेक थीटा बराबर सेक 60 अंश, तो सेक से सेक काट दो, तो थीटा बराबर आएगा कितना, 60 अंश। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, बी। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसका आपको मान बताना है। तो देखिए सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा।
मतलब 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर ही सूत्र होता है 1। ये यहाँ पर इसका मान होता है 1। दूसरी चीज़ देखिए ये वाला 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये बच्चों होता है बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा कितना हो गया, तो हो गया 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x गुणा कराओगे तो आपको ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यही आंसर, कौन सा विकल्प सही है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि tan a बराबर साइन ए तो a का मान ज्ञात कीजिए। tan a बराबर यहाँ दिया है साइन ए, तो tan a बराबर साइन ए, या फिर ऐसे कर सकते हो कि tan थीटा बराबर साइन थीटा। अब तो कोण है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मान कहाँ पर होता है, ये मान बच्चों होता है, तो tan 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, साइन 0 का मान, साइन 0 का भी मान 1 होता है। तो tan 0 साइन 0 दोनों के मान जो हैं वो 1 पे 0 पे मान जो है वो 1 होते हैं। मतलब tan 0 का मान भी 1, साइन 0 का भी मान भी 1, तो 1 दोनों के बराबर है। तो tan 0 ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा साइन 0 के। मतलब यहाँ थीटा किस थीटा पे बराबर है, तो ये 0 अंश पे बराबर है। किस पे बराबर है, 0 अंश पे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी वाला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब बच्चों आ जाइए नेक्स्ट यूनिट में, अगली यूनिट क्या है उसका सवाल देखते हैं। वृत्त वाले, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर, एक वृत्त है, अब वृत्त का व्यास, व्यास मान लो यहाँ पर केंद्र मान लो वो, ये वृत्त का व्यास ले लो, तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो व्यास के सिरों पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। एक आप इधर खींच सकते हैं और एक इधर खींच सकते हैं। तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, केवल 2। एक इस बिंदु पर ए बिंदु मान लो, एक यहाँ बी बिंदु पर। मतलब त्रिज्या जो है सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 90 अंश का कोण बनाती है, 90 अंश, 90 अंश। तो वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो व्यास में 2 ही बिंदु होते हैं, तो केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। कोई एक वृत्त ले लो, ये हमने एक वृत्त ले लिया, बात बाहरी बिंदु की है, तो कोई एक बाहरी बिंदु यहाँ पर हमने ले लिया P। इस बिंदु P से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो देखिए केवल बच्चों 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक ये स्पर्श करके चली गई, एक इधर स्पर्श करके चली जाएगी, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई तीसरी खींचोगे तो या तो वो बाहर चली जाएगी, मतलब स्पर्श नहीं करेगी, बाहर बाहर निकल आएगी। अगर आप थोड़े अंदर बढ़ा के चलाओगे तो वो छेदक रेखा बन जाएगी, अंदर वृत्त को छेद करके चली जाएगी। तो स्पर्श करती हुई केवल 2 ही रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बिंदु कोई बाहरी भी बिंदु है तो स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है वहाँ से, केवल 2। यहाँ पर त्रिज्या होगी, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो केवल 2। ऑप्शन आपका बी वाला सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण थीटा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो समझ लो त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्याओं के द्वारा बना गया खंड, वृत्त का त्रिज्याओं के द्वारा खंड जो बनता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। ये वृत्त है, केंद्र इसका O मान लो। अब यहाँ पर इसको अगर इसको इस तरीके से यहाँ काट दिया जाए त्रिज्याओं से, तो ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। कैसी आकृति बनेगी, आप देखिए, आकृति आपको देखने में ऐसी लग रही है, ये केंद्र इसका था, तो ये खंड जो आपको दिख रहे हैं यही त्रिज्यखंड है। ये इस तरीके की आकृति जो है ये त्रिज्यखंड कहलाएगी। इसमें से ये टुकड़ा यहाँ का ये काट दिया गया है। ये जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड। छोटा वाला टुकड़ा आप देख रहे हैं ये लघु त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड। और उसका केंद्र O था, केंद्र इसका भी वही रहेगा। त्रिज्या जो इसकी R थी, त्रिज्या इसकी R, त्रिज्या सेम ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यहाँ पर है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 और गुणा पाई आर स्क्वायर, या फिर ऐसे कर सकते हो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। कौन सा विकल्प मिलेगा, इनमें से आप छांट सकते हैं। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर कहाँ पर है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर इसमें है ही नहीं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात हो रही है, इसमें कोई विकल्प ही नहीं है, तो विकल्प हम बना दे रहे हैं। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये ऑप्शन इसका सही होगा।
जब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात कहें, यहाँ पर जो विकल्प था वो 2πr था, तो 2πr होता है त्रिज्यखंड के चाप के लिए, मतलब त्रिज्यखंड की अगर परिधि पूछे तो 2πr होगा। यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही है? ये वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त का त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश है के संगत चाप की माप होगी। तो संगत चाप की माप क्या होती है? तो चाप की माप के लिए चाप की लंबाई पूछे, चाप की माप पूछे, चाप की माप सूत्र क्या होता है भाई? थीटा बटे 360 और गुणा 2πr। थीटा बटे 360 गुणा 2πr। अगर क्षेत्रफल पूछे तो ये होता है थीटा बटे 360 गुणा πr स्क्वायर। तो क्या करना है? थीटा यहाँ पर कितना है? 30 अंश है, 30 बटा 360 गुणा 2। पाई का मान आप देख सकते हैं, पाई का मान आप पाई में ही रहने दो क्योंकि यहाँ से पाई में ही विकल्प दिए गए हैं, तो पाई ही लगा देंगे। 2π और आर कितनी है इसमें? 6 सेंटीमीटर। तो कितना? 0 0 काट दो, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, यहाँ से 1/12 आया, तो 1/12 गुणा 6 दूनी 12 पाई। अब 12 से 12 कैंसिल, तो पाई एकन पाई। आपका जो माप मिलेगी वो कितनी मिलेगी? पाई मिलेगी। आंसर कौन, विकल्प कौन सा सही है? बी वाला सही है। पाई का मान कितना होता है? 22/7, या फिर वो कह सकते हो 3.14 काट के वैसे क्या लगाते हैं? 22/7। तो इनमें से कोई सा भी अगर आपको विकल्प मिल जाता है या फिर पाई, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आ जाइए अब। अगला सवाल है बच्चों, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। त्रिज्या इसकी 14 सेंटीमीटर है, आर बराबर दे रखा है यहाँ 14 सेंटीमीटर, थीटा बराबर जो कोण दे रखा है वो दे रखा है 30 अंश। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड इस तरीके का बनेगा लगभग, ये 30 अंश का कोण, ये वृत्त का हिस्सा, यहाँ पर 30 अंश का कोण बनेगा, केंद्र इसका होगा वो, त्रिज्या कितनी इसकी? 14 सेंटीमीटर। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो आकृति आप देख रहे हैं इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 और गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है? 30 बटा 360 गुणा पाई, पाई का मान 22/7 लगा सकते हो क्योंकि त्रिज्या 7 के गुणज के रूप में है। 22/7 गुणा आर कितनी है? आर है 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर था, चाहे तो हम आप 14 दो बार लिख सकते थे। तो काट दो यहाँ, 0 0 कैंसिल, 3 बार में 36, और अब यहाँ पर मिला है आपको 1/12 गुणा 22/7 और गुणा 14 को 2 बार गुणा कर लो, तो काट दो यहाँ, 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, 2 एकन 2, 2 छंग 12, फिर काट दो 2 से, 2 तियाँ 6 और 2 एकन 2, 2 एकन 2, मतलब 14 गुणा 11, यहाँ पर मिला है 11 गुणा 14/3 मिला है। तो ये जरा यहाँ पर गुणा भाग करके देखते हैं क्या मिलेगा बटा में 3। बस 14 खाली गुणा कर लो, बटा में तो 3 हर जगह पे है, तो यहाँ जरा गुणा कर लेते हैं। तो 14 एकन 14, 14 एकन 14 एक 15, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ 154/3 कौन सा विकल्प सही है? सी वाला विकल्प सही है हमारा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। अगला प्रश्न है 22, अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 22 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि है, एक वृत्त है जिसकी परिधि कितनी दे रखी है? ये गोलाई चारों ओर की ये परिधि कहलाती है। ये 22 सेंटीमीटर है, ये जो परिधि है ये यहाँ से यहाँ तक चारों ओर की गोलाई ये कितनी है? ये 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर परिधि देखिए, परिधि का सूत्र होता है 2πr, अगर त्रिज्या r है तो परिधि का सूत्र 2πr होगा। ये है 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए 2 एकन 2, 2 11 में 22, तो पाई आर बराबर 11, तो आर बराबर 11/पाई, तो 11/पाई का मान लगा दो 22/7। अब ये यहाँ पर आगे समझिए, आर बराबर 11 और बटा में 22, 7 ऊपर पहुँच जाएंगे, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, आर कितनी आ गई? आर आ गई 7/2, मतलब 3.5। आर का मान चाहे 7/5 2 लगा दो, चाहे 3.5। अब यहाँ पर जो पूछ रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं, क्योंकि थीटा बराबर यहाँ चतुर्थांश के लिए कितना होगा? चतुर्थांश के लिए थीटा बराबर होगा 90 अंश, क्योंकि वृत्त के अंतर्गत कोण बनता है 360 अंश का। एक तो ये तरकीब है। दूसरी युक्ति क्या है? दूसरी युक्ति चतुर्थांश है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, भाग 4 से कर दो। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है? पाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश है तो बटा 4 कर दो। पाई का मान 22/7, आर कितनी है? 7/2, 2 जगह लिख दो 7/2 क्योंकि स्क्वायर है, और बटा में
4। अब आप देख सकते हैं, इनको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154, 22 दूनी 44, 22 तीन 66, 22 सत्ते 154। विकल्प आप देख सकते हैं कौन सा है, यहाँ पर कोई विकल्प ही नहीं है, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ गुणा जो थी काटने हमको नहीं थे, तो कैसे क्या लिखे थे आप यहाँ पर देख सकते हैं, 22 गुणा 7 गुणा 7 बटा में कितने थे 7, और गुणा यहाँ पर थे 2 2, 2 गुणा 2 बटा में जो 4 थे वो 4 को भी यहाँ लिख लो। अब जरा यहाँ पर देख लीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और आप यहाँ देख सकते हैं काट दो, यहाँ पर 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 11 में 22। अब आप देख सकते हैं ये 7 बचे 11 बचे, तो 11 गुणा 7, अब ये 7, अब बटा में कितने बचे थे 4 दूनी 8, तो 11 सत्ते 77 बटे 8। कौन सा विकल्प मिला आप 77 बटे 8, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक वर्ग खींचा गया, ये वर्ग है, तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर इसका केंद्र O है, त्रिज्या इसकी R है, त्रिज्या हमने यहाँ से R ले ली, R, तो ज़रा यहाँ पर ज़रा चेक कीजिए, ये R है, तो यहाँ पर ये त्रिज्या R है, और इसके बाद ये भी एक त्रिज्या है, ये सभी क्या हैं, ये सभी त्रिज्याएँ हैं। हमको क्या ज्ञात करना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का नहीं वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको वर्ग की भुजा भी चाहिए। तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से एक आकृति बना लेंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिज्या इसकी कितनी थी 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर थी, तो ये भी त्रिज्या कितनी होगी, ये भी 4 ही होगी। इस वर्ग को अलग थोड़ा बना के देख लेंगे। इस तरीके से हमने इस वर्ग को अलग अलग बना लिया। ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी थी, ये 4 सेंटीमीटर थी। यहाँ की इधर की त्रिज्या कितनी थी, ये भी 4 थी, क्योंकि ये 4 है तो त्रिज्या ये भी 4 होगी। त्रिज्या सभी कितनी कितनी होंगी, 4 4 होंगी। इसका काम ही नहीं चल पड़ेगा, ऐसे ही याद निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए, टोटल जो यहाँ पर वर्ग का जो विकर्ण बना है वो कितना बना है, वो बना है 8 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का, 8। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 2, भुजा अंडर रूट 2। तो भुजा अंडर रूट 2, भुजा अंडर रूट 2 बराबर यहाँ कितनी आई, 8 आई। तो भुजा बराबर 8 बटा अंडर रूट 2। तो इस तरीके से इसको जरा आप आगे काट पीट लेंगे। काट के जरा देखिए, 8 को क्या लिख लेंगे, 4 गुणा 2, 4 गुणा 2, अब बटा में अंडर रूट 2। जब अंडर रूट 2 से ये ऊपर वाले 2 काटोगे तो ऊपर अंडर रूट 2 बचेगा। तो 4 अंडर रूट 2 मिला यहाँ पर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या क्षेत्रफल होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मतलब ये हमारी भुजा आई 4 अंडर रूट 2, इसी का स्क्वायर कर दो। तो 4 अंडर रूट 2 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 4 चौको 16, और 4 चौको 16 गुणा 2 का वर्गमूल करोगे, ये वर्गमूल 2 का है, ऊपर स्क्वायर भी है तो अंडर रूट कैंसिल, गुणा 2, तो 16 दूनी 32 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा बी वाला सही है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। जोकर की टोपी का आकार, जोकर की टोपी का आकार होता है, जोकर की टोपी का आकार किस प्रकार का होता है, तो जोकर की टोपी शंकु के आकार की होती है, इस तरीके की, ये लगभग इस तरीके की जोकर की टोपी होती है। यही जन्मदिन की टोपी भी ऐसी होती है, ये शंकु, जन्मदिन की जो टोपी होती है बर्थडे की, वो भी शंकु आकार होती है। तो इस तरीके से इसको हम शंकु बोलते हैं, तो वो शंकु के आकार की होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल है, यदि एक गोले का व्यास डी है, यदि एक गोले का व्यास डी है तो आयतन होगा। जब गोले का व्यास डी है, व्यास जो है वो डी है, तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी। गोले की त्रिज्या होगी वो व्यास की आधी होगी, मतलब डी बटे 2, त्रिज्या आधी होती है। तो गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन होता है बच्चों, गोले का आयतन, ये सूत्र होता है 4/3 और पाई आर की घात 3, जहाँ पर आर क्या होती है, त्रिज्या, और यहाँ पर आर बराबर है कितना, आर बराबर है डी बटे 2। तो 4/3 पाई डी की ठिया के आर की ठिया के लगाओगे डी बटे 2, डी बटे 2 उसकी भी घात 3, तो 4/3 पाई डी की घात 3 और बटा 2 की घात 3 करोगे तो 8 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 4 काट दो, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पाई और डी की घात 3 बटे 3 दूनी
6। पाई डी की घात 3/6 कहाँ मिलेगा? ये मिला है। ऑप्शन जो हमारा सही है वो डी हमारा विकल्प सही है। ये अगले सवाल पे आ जाइए। यदि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, कह रहा है। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? गोले का चाहे वक्र पृष्ठ कहो और चाहे संपूर्ण पृष्ठ कहो, एक ही बात होती है, क्योंकि गोला तो गोला ही है। पूरे गोले में संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और क्षेत्रफल एक ही होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है बच्चों 4πr स्क्वायर। तो ये 4πr² त्रिज्या अगर r है तो 4πr² किसके बराबर होगा? ये होगा 452 सही 4/7। अब जरा इसको जरा सरल कर लीजिए। तो 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, अवयव 36, हंस लगा 3, 7 चौक 28 और 3 31, 31 से 64 प्लस के 4 और जोड़ने हैं बटा में 7। तो 4πr² बराबर 3164 और 4 3168 और बटा 7। अब यहाँ पर आप देखिए r² बराबर, हमको r² मान पहले त्रिज्या तो पता लग जाए, उसके बाद त्रिज्या पूछ रहा पहली बात। तो r² बराबर 3168 बटा 7 और गुणा 4 और पाई साथ में ले आएंगे। अब देखो ये 4 से कट जाएगा क्या? 4 से काट के देखो, 4 एकन 4, 4 सतो 28, 3 बचे, 6 सामने हैं तो 36 हो गए, 4 नेम 36, 2 बचे, 8 हैं सामने तो 4 दूनी 8, 792, इस 4 से कट गए हैं। तो अब 792 और बटे 7 पाई, पाई का भी मान लगा दो। पाई का मान लगा देंगे 22/7। तो 22/7 ये मान आप लगाएंगे यहाँ पर, काट के देखो 7 7 कैंसिल। अब क्या करेंगे यहाँ पर 792 और बटे 22, ये काट के देखो जरा किससे कटेंगे? ये 11 से कटता है, 11 दूनी 22, यहाँ पर 11 सत्ते 77 बचे 2, तो 2 बचे, 11 दूनी 22, कितना अब बचा है 72 बटा 2, 2 एकन 2, 2 36 दूनी 72 तो 36। तो r² बराबर हमें क्या मिला? r² मिला बराबर 36। तो r बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 36, मतलब 36 का वर्गमूल 6। तो त्रिज्या हमारी यहाँ से आई है 6 सेंटीमीटर। कौन सा विकल्प सही है? हमारा ए वाला विकल्प ही सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1 से 9 तक का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं इनका समांतर माध्य कितना होगा? तो समांतर माध्य बराबर, वैसे तो इसकी ट्रिक भी होती है, लेकिन हम आपको तरीका फंडामेंटल सिखाएंगे क्योंकि अगले सवालों में भी आपका काम देगा। 1 से 9 तक का समांतर माध्य देखिए। समांतर माध्य बराबर पहली बात तो क्या होता है? ये समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है, इसको x बार से प्रेजेंट करते हैं। ये होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो संख्या कितनी है? 1 से 9 तक है। तो पहली बात तो ये देखो पद 1 से 9 तक सब लिख लो पद पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 से 9 तक, तो तक वाले में पहला और अंतिम दोनों जुड़ रहते हैं। अब इनको अंक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक हैं। तो पदों की संख्या हो जाएगी 9। इनको सबको जोड़ लो। यहाँ पर 45 हुए थे तो 9 एकन 9, मतलब 45 हुए थे तो लिख ले 45 बटे 9, 9 एकन 9, 9 पंचे 45। तो यहाँ से आपका समांतर माध्य कितना मिलेगा? समांतर माध्य मिलेगा 5। विकल्प आपका ये वाला सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका की बात पूछ रहा है। तो प्रथम 10 पहले तो प्राकृतिक संख्याएं जानो क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या सदैव 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या जो है सदैव 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की बात है तो क्या क्या होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब माध्यिका की बात आ जाए तो यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, हमेशा माध्यिका को आरोही अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है तो वो लिखी हुई है आरोही क्रम में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर पदों की संख्या देखिए। पदों की जो संख्या है वो n बराबर कितनी है? 10 है। तो कैसी है? सम है। अब अगर सम संख्या होती है तो सूत्र क्या होता है माध्यिका के लिए? पदों की संख्या अगर सम है तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है n बटे 2 बां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 बां पद और बटा 2। ये सूत्र होता है n बटे 2, मतलब 10 बटे 2 बां पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1 बां पद
और बटे में 2। यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, मतलब पाँचवां पद प्लस 5 अवयव 6वां पद और बटा 2। तो अब आप आगे यहाँ देख लीजिए, तो पाँचवां पद आपको क्या मिलेगा? पाँचवां पद यहाँ रख गिनिए, 1 2 3 4 5, आप गिन किधर से भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 चाहे इधर से गिनो, 1 2 3 4 5, तो फिर ये आता। उसके बाद पाँचवां पद हो गया। अब छठवां पद, 1 2 3 4 5 6, तो छठवां पद कितना आया? 6 और बटे में 2, तो 6 5 11 और बटा 2, तो 11 के आधे कितने होते हैं? 11 के आधे होते हैं 5.5, मतलब 5.5। जो विकल्प आपका कौन सा सही है? डी वाला सही है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल। आप लोग राइटिंग पे ध्यान ना दें, क्योंकि जल्दी में लिखा हुआ है। आप लोग तरीका और समझने का तरीका आप लोग अपनी भलाई के लिए अच्छी तरीके से समझें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी। तो जब कोई घटना अवश्य घटती ही है तो 100% घटती है। 100% का मतलब अगर अवश्य घटेगी, इसका मतलब उसकी प्रायिकता होगी 1। घटना के घटने की और ना घटने की प्रायिकता, इसका मान भी होता है 1। घटना की पूर्ण घटने की प्रायिकता मतलब पूरा अगर आपको पता है कि अवश्य घटेगी तो उसकी प्रायिकता होती है 1। वैसे क्या होती है? पी मतलब घटने की प्रायिकता और पी नॉट नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का योगफल भी 1 होता है। अगर कोई घटना 100% घट ही रही है तो उसकी प्रायिकता पूरी फुल होगी, असंभव उसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए उसका उत्तर आएगा 1। ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। अब एक सिक्के को एक बार उछाल रहे हो, सिक्का है उसको एक बार उछाल रहे हो, तो एक बार उछालने पर 2 ही परिणाम मिलेंगे। एक सिक्का है, इसको एक बार उछालने पर 2 परिणाम मिलेंगे, या तो आपको हेड मिल जाएगा या फिर टेल। तो कुल परिणाम कितने मिल सकते हैं? कुल परिणाम जो हैं मिलने के, वो यहाँ पर आपके 2 हैं, या तो हेड मिल सकता है या फिर टेल। लेकिन वो कह रहा है एक बार उछालने पर शीर्ष हेड आने की प्रायिकता बताओ। तो हेड आने के अनुकूल परिणाम क्या है? हेड आने का अनुकूल परिणाम केवल एक ही है। तो यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता पी बराबर, देखिए जो प्रश्न में आपसे पूछे वो हमेशा अनुकूल परिणाम होता है, और बाकी जो टोटल रिजल्ट आएंगे वो कुल परिणाम होते हैं। तो प्रायिकता पी बराबर होता है अनुकूल परिणाम। जो भी प्रश्न में पूछे वो सभी परिणाम होते हैं अनुकूल परिणाम, अब बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने हैं? अनुकूल पर कह रहा हेड आने के लिए, तो 1 हमारा अनुकूल हो गया। कुल परिणाम कितने हैं? 2, तो 1/2, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि पीई बराबर है 0.05, पी बराबर 0.05, तब पी का मान क्या होगा? पी का नहीं है, पी नॉट होगा। तब पी नॉट का मान पूछ रहा होगा। पी नॉट बराबर क्या? तो पी नॉट बराबर होता है घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, पी होता है घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो पी प्लस पी नॉट बराबर इनका होता है योग 1। तो पी नॉट पूछ रहा है, तो पी नॉट बराबर 1 माइनस पी, मान लगा दोगे 1 माइनस पी का मान कितना है? 0.05। जब इनको घटाओगे तो उत्तर आएगा 0.95। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसका डी वाला सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रविवार का है या फिर अन्य कोई दिन कह सकता है, तो इसका उत्तर सेम ही लगभग रहता है। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ लेना है, ये थोड़ा कठिन है तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। एक बच्चों अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष जो होता है उसमें 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366। एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, इसमें 52 सप्ताह होते हैं। 366 दिन में जो है वो 52 सप्ताह होंगे और प्लस 2 दिन अतिरिक्त होंगे। 52 सप्ताह होंगे और 2 दिन अतिरिक्त होंगे। तो 52 सप्ताह जो होते हैं वो तो चले गए, उससे तो मतलब है नहीं। बात रविवार होने की कह रहा है। अब रविवार के लिए जो है केवल 2 ही दिन आपको बचते हैं, 2 दिन जो शेष बचते हैं वो ही हो जाएंगे आपके अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम आपको कितने हो जाएंगे? 2। अच्छा, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में होते हैं 7 दिन। तो कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम बच्चों हो गए 7। तो यहाँ से प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता पी बराबर होती है, पी बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने हैं? अनुकूल यहाँ पर है 2 और कुल कितने हैं? 7। तो 2/7 यही आंसर। वैसे इस सवाल को लगाने के लिए जगह कम है, थोड़ा वीडियो भी लंबा हो रहा है वैसे तो, लेकिन आप डायरेक्ट इस तरीके से समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तब सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने मिलते हैं? कुल परिणाम आपको 6 ही मिलेंगे। हो सकता है पहला आ जाए, दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, पाँचवाँ आ जाए, छठा आ जाए, तो 6 ही खाने होते हैं, तो कुल परिणाम आपको कितने मिलेंगे? 6। ये तो हो गए कुल परिणाम। कुल परिणाम एक पासा को जब उछालोगे तो 6 ही मिलेंगे। 6 में क्या है? पहला हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, ये कुल परिणाम होते हैं। अब कह रहा है सम अंक आने की प्रायिकता है, तो सम अंक आने के, लेकिन वो सवाल कह रहा है सम अंक आने के, तो वो जो सवाल पूछ रहा होता है वो हमारा अनुकूल हो जाता है। सम अंक आने के अनुकूल परिणाम, सम अंक इसमें क्या है? सम अंक देखिए, 2 सम है, 4 सम है और 6 सम है, तो एक अनुकूल परिणाम हो गया। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ऊपर अनुकूल नीचे कुल। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 हैं। 2 4 6 3 है। कुल कितने हैं? 6 हैं। तो 3/6 मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6। उत्तर आएगा हमारा 1/2। 1/2 हमारा विकल्प बी सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, संख्याओं 175 और 91 का एचसीएफ होगा। 175 और 91 का एचसीएफ हम आपको समझा चुके हैं पीछे, तो ये आपके लिए सेल्फ है। अगला सवाल, 54 और 336 का एचसीएफ आया होगा, तो 54 के आप गुणनखंड कर लीजिए, 336 के गुणनखंड कर लीजिए, और फिर आपको जो भी फैक्टर्स के जो गुणनखंड एक जैसे आ जाए उनको एचसीएफ जो आपके एक जैसे गुणनखंड आ जाए उनको आप यहाँ पे लिख लेना, गुणा कर लेना, जो आ जाएगा वही आंसर। तो यह भी आपके लिए है सेल्फ, क्योंकि ऐसे सवाल लगवा चुके हैं। तो बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। हमने पूरा प्रयास किया है आपको पूरा गणित रिवाज करने का। आप वीडियो में लगातार पूरा वीडियो देखिए और एक दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। हमने अपनी तरफ से सभी इम्पोर्टेंट छाँटे हैं, पाठ के बारे में आपको पूरी जानकारी भी दी है। तो अगले नए वीडियो के लिए आप कमेंट में लिखें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।